नमस्कार। समाज विज्ञान की आज की क्लास में तीसरा पाठ इतिहास में भूमंडलीकृत विश्व के बनने में एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं और प्रयास ये करूंगा कि अच्छी तरह से आप लोग इस वीडियो को समझें ताकि आगे आने वाले जो बोर्ड परीक्षा है उसमें अधिक से अधिक अंक आप लोग प्राप्त कर सकें। तो पहला प्रश्न था एनसीईआरटी क्वेश्चन में कि 17वीं शताब्दी से पहले होने वाले जो परिवर्तन थे उन परिवर्तनों के उदाहरण हमको एक अमेरिका महाद्वीप से और एक एशिया महाद्वीप से हमको देना था। तो सबसे पहले भूमंडलीकृत विश्व के बनने में इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको वैश्वीकरण के बारे में बता चुका हूं। जानकारी यदि करनी है तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। अब सीधे हम उदाहरण के तौर पर चलते हैं एशिया में। एशिया में चीन जो था एक महत्वपूर्ण राष्ट्र था, क्योंकि यहाँ का जो रेशम मार्ग था जिसे सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है, वह यूरोप तक जाने वाला एक प्राचीन काल का एक ऐतिहासिक मार्ग था। इसी के रास्ते भारत का भी व्यापार निर्भर करता था। जो चीन का जो रेशम था वो विश्व प्रसिद्ध था, इसीलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग था। और जो पटसन था, रेशम था, और जो भी चीन का जो पॉटरी उद्योग था वो इसी मार्ग से यूरोप तक पहुंचता था। और उस समय उस पॉटरी की यूरोप में बहुत मांग हुआ करती थी। भारत के मसाले और कपड़े की दुनिया में धूम थी उस समय, और जब ये यूरोप पहुंचते थे तो वहां से सोना और चांदी बदले में इन व्यापारियों को प्राप्त होता था, जिस कारण से ये दोनों देश, चाहे भारत हो चाहे चीन हो, दुनिया के धनाढ्य देशों में इनकी गिनती होती थी। इसी मार्ग से भारत का बौद्ध धर्म विभिन्न शाखाओं से होते हुए यूरोप भी गया, मध्य एशिया भी गया और पूर्व एशिया की ओर भी गया, जो आज हमको तमाम देश देखने को मिलते हैं। बहुत से बुद्धिजीवी जिन्होंने सांस्कृतिक प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई, इन्होंने भी इसी मार्ग को आगे बढ़ाया। इसी मार्ग के माध्यम से वो आगे गए। बहुत से खान पान की वस्तुएं भी इसी मार्ग से आदान प्रदान के माध्यम से हुई, जिस कारण से बहुत सी चीजें थी जो हम पहले 15वीं शताब्दी के पहले जिनको हम नहीं जानते थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने जब यूरोपीय व्यापारी लोगों के मध्य व्यापार प्रसार करना प्रारंभ किया तो तमाम चीजें आई। लेकिन इस 17वीं शताब्दी के जो पहले का जो विश्व था, यह कहें कि औद्योगिक क्रांति के पहले का जो युग था, उसमें इस रूट का एक अहम किरदार रहता था। वो सांस्कृतिक तौर से भी महत्वपूर्ण था, व्यापारिक तौर पर महत्वपूर्ण था, और तमाम देशों के बीच आपसी संबंध का वो जीवंत उदाहरण था। दूसरा उदाहरण अमेरिका को देखते हैं। कोलंबस ने नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज की। बहुत से वीर नैविक जो थे, साहसी जो नाविक थे, उन्होंने भारत के मार्ग को खोजने का प्रयास किया। वे नई दुनिया में पहुंच गए। 1492 में जब अमेरिका की खोज हुई तो वहां पर जाकर के उन्होंने देखा, वहां के कृषि व्यवस्था को देखा, वहां की तमाम खनिज संपदा को देखा, तो उसे प्राप्त करने
के लिए यूरोपीय जातियों में एक होड़ सी लग गई। अमेरिका में जब वो गए तो युद्ध सामग्री के साथ साथ अनेक कीटाणु को भी साथ लेकर के गए। ताकत और ये जो बीमारियों का वैश्वीकरण था, जैविक हथियार के तौर पर स्पेन के जो सैनिक थे, जनरल थे, उन्होंने उस कीटाणु और विषाणु के माध्यम से अमेरिका में चेचक जैसी महामारी को वहां पर फैला दिया। यूरोप के तमाम देश इस बीमारी को लड़ने के लिए जानते थे, किस प्रकार से इसका इलाज था, उनके पास था, लेकिन पूरी तरह से 15वीं शताब्दी तक बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल कटा हुआ था, जिस कारण से उसे दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उसका कोई संबंध ही नहीं था, जिस कारण से वहां पर तमाम कबीले, तमाम समुदाय वो समाप्त हो गए। उनके लिए ये चेचक जैसी जो बीमारी प्राण घातक सिद्ध हुई। तो इस प्रकार अमेरिका जो महाद्वीप था उसे यूरोपीय शक्तियों ने अपनी शक्ति और जैविक हथियारों के तौर पर चेचक जैसी महामारी को फैला करके उसके विशाल भूभाग को, उसके विशाल उपजाऊ भूमि को, उसके विशाल वनस्पति और तमाम संसाधनों को अपने हाथों में उन्होंने कब्जा कर लिया। दूसरा प्रश्न है कि वैश्विक बीमारी के प्रसार ने अमेरिका में किस प्रकार से वैश्वीकरण में मदद की। जैसा कि अभी भी मैंने बताया कि स्पेन और पुर्तगाली सबसे पहले वहां पर पहुंचे, तो स्पेन के जो सैनिक थे वो इतने बड़े समुदाय को अकेले हैंडल नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए वो सीधे तौर पर लड़ाई के साथ साथ ऐसे जैविक हथियार लेकर के गए, चेचक जैसी महामारी लेकर के गए, जो पूरी तरह से वहां पर कारगर सिद्ध हुई और वहां के कबीला के जो लोग थे उनको घुटने टेकने पर विवश कर दिया और बहुत ही कम समय में उन्होंने अमेरिका को अपने उपनिवेश के क्षेत्र में बांट लिया। बाद में जर्मनी भी गया, फ्रांस भी गया, अंग्रेज भी गए, पुर्तगाली और स्पेन पहले ही से थे। तो इस प्रकार से जो पूरा का पूरा जो अमेरिका महाद्वीप था उस पर इन यूरोपीय शक्तियों का कब्जा हो गया। खासतौर पर वहां पर जो मैक्सिको की जो, क्योंकि आज भी मैक्सिको सबसे बड़ा चांदी का निर्यातक देश है, वहां की जो चांदी थी उसने यूरोप के व्यापार को और गति प्रदान कर दी। यहां से अंग्रेजों की जो आर्थिक दशा थी एकदम से परिवर्तित हो गई और उन्होंने संपूर्ण विश्व में अपनी धाक जमाना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार ये जो बीमारी थी, कीटाणु थे, वायरस थे, ये यूरोपीय शक्तियों के हथियार बने और उन्होंने अफ्रीका हो या अमेरिका हो सभी जगह इसका प्रयोग करके अपने उपनिवेश स्थापित किए। तीसरा प्रश्न है कार्ला के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। जब ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि भोजन की समस्या आ रही है, क्योंकि ब्रिटेन में एकदम से आबादी बढ़ी थी, तो भोजन की बड़ी किल्लत हो रही थी, जिस कारण से वहाँ के जो बड़े बड़े जमींदार थे, उद्योगकर्मी थे, वो बड़ी बड़ी विशाल भूमि पर अपनी कृषि कार्य को कर रहे थे, जिन्हें उचित दाम नहीं मिल रहे थे। तो इन्हीं पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के दबाव में आकर के उसने अमेरिका से आने वाले मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब इस प्रतिबंध के कारण वहां की जो खाद्यान्न वस्तुएं थी उनमें एकदम से उछाल आ गया था, जिस कारण से सरकार घबरा सी गई थी, क्योंकि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग इस
प्रकार के भोजन की व्यवस्था के लिए लंबे समय के लिए तैयार नहीं था। तो जैसे ही दबाव आया कि इस पर आप जो मक्के की जो आयात है तो उस कारणला को समाप्त कर दे, तो सरकार ने जैसे ही कारणला के कानून को समाप्त किया, धीरे से वहाँ पर जनजीवन सामान्य हुआ। फिर वहाँ के जो स्थानीय जो किसान थे, जो उनकी लागत आ रही थी कृषि की उपज में, उससे भी सस्ती दरों पर उन्हें दूसरे देशों से भोजन का निर्यात बड़ी आसानी से मिल रहा था, आयात मिल रहा था, जिस कारण से वहाँ के किसान अपनी इस प्रकार की जो कृषि कार्य की व्यवस्था थी उसे छोड़ करके दूसरे कार्यों में लिप्त हो गए, क्योंकि उसी समय बड़े बड़े शहरों का भी निर्माण हुआ, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण रोजगार ज्यादा सृजित हुए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के इस कारणला के कारण इंग्लैंड का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। गांव में कृषक परिवार के लोग बेरोजगार हुए और उन्हें दूर जाकर के अपना काम धंधा ढूंढना पड़ा। फिर है अगला पॉइंट है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। 1890 ईस्वी में जब कुछ भारतीय मजदूर अफ्रीका के जंगलों में या बागानों में जब काम कर रहे थे तो उन्हें भोजन के लिए मांस यूरोपीय पशुओं के माध्यम से पहुंचाया जाता था। अब यूरोप में अनेक प्रकार के जैविक प्रैक्टिकल हो रहे थे, तो इन प्रैक्टिकल के कारण जो पशुओं में फैलने वाला जो प्लेग था, जिसे रिंडरपेस्ट के नाम से जाना जाता था, वह यूरोप के रास्ते से अफ्रीका के जंगलों तक पहुंचा या मवेशियों तक पहुंचा, क्योंकि अफ्रीका के लोग का जो मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन था, उससे वो अपनी आजीविका पूरी कर लेते थे। वहाँ के जो आदिवासी जो समुदाय के लोग थे, वो अंग्रेजों या औपनिवेशिक शक्तियों के सामने झुकना नहीं चाहते थे और न ही उनके किसी कार्य में सहयोग करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी संख्या में यूरोपीय देशों को के नागरिकों को लाना पड़ता, जिस कारण से उन्हें खर्चा ज्यादा लगता, और वहीं के स्थानीय लोग यदि उनको मिल जाते तो उन्हें सस्ती दरों पर काम करने के लिए सुगम हो जाता। तो इसके लिए उन्होंने ये सोचा कि जब तक इनके जो जिससे इनको आर्थिक आमदनी हो रही है, इनको लाभ मिल रहा है, इनको पैसे जहाँ से मिल रहे हैं, उस पैसे की जड़ को ही समाप्त कर दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने रिंडरपेस्ट जो बीमारी थी वो मवेशियों में फैला। कुछ ही वर्षों में, 5 वर्षों में लगभग अफ्रीका महाद्वीप के जो मवेशी थे वो लगभग 90% मारे गए, जिस कारण से विवश होकर के आदिवासी समुदाय के लोगों के पास रोजगार के लिए इन्हें उपनिवेशी शक्तियों के पास आना ही पड़ा। इस प्रकार अफ्रीका में भी यूरोपीय शक्तियों ने कागजों में पूरा अफ्रीका बांट लिया। इस पाठ में आज केवल 4 बिंदु थे। आगे का पार्ट, तीसरा पार्ट जो है, आगे वाले वीडियो में दूंगा।